आज हम वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अक्सर हम लोग वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं। हम वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को एक ही चीज समझते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोनों सेम नहीं होते हैं। वेस्टर्नाइजेशन अलग चीज है और ग्लोबलाइजेशन अलग चीज है। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एक रिलेशनशिप क्या है। हम देखेंगे कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से वेस्टर्नाइजेशन को बढ़ावा मिला है, वेस्टर्नाइजेशन को मदद मिली है। किस तरह से ग्लोबलाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन की हेल्प करता है और किस तरह से वेस्टर्नाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की हेल्प करता है। शायद मेरी ये बातें आपको अभी कम समझ आ रही होंगी। तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए कि वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। उसके बाद आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे, अडॉप्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। जैसे कि पहली वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस किया है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है बड़ी विस्तार से, लेकिन फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका मतलब होता है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, प्रोडक्ट्स, आइडियाज, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज एटसेट्रा। क्या मतलब हुआ इसका कि गुड्स का, सर्विसेज का, आइडियाज का, आइडियोलॉजी का, टेक्नोलॉजी का एक फ्री फ्लो हो रहा है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अलग अलग देश एक दूसरे के आइडियाज को कॉपी कर रहे हैं। अलग अलग देश एक दूसरे की गुड्स और सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। एक दूसरे के देश में गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अलग अलग देश जो है वो एक दूसरे से कैपिटल एक्सचेंज कर रहे हैं, कैपिटल का ट्रांसफर कर रहे हैं, मशीनरी का ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स का ट्रांसफर हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज का ट्रांसफर हो रहा है। हिंदुस्तान से दुबई के अंदर लोग काम करने जाते हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। हिंदुस्तान से अमेरिका के अंदर बहुत सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचई है, हिंदुस्तान का है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। तो क्या हो रहा है, अलग अलग देशों की ह्यूमन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज भी ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अगर मैं सिंपली कहूं तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरी दुनिया इंटरकनेक्ट हो गई है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो गई है। हर एक देश जो है वो एक दूसरे देश के ऊपर डिपेंड हो गया है। हर एक देश जो है वो एक दूसरे देश से जुड़ गया है और हर एक देश जो है एक दूसरे देश के ऊपर निर्भर है, इंटरेक्शन हो रही है। हर एक चीज जो है एक दूसरे की शेयर हो रही है, कल्चर शेयर हो रहा है, आइडियोलॉजीज शेयर हो रही है। पूरी दुनिया एक गांव की तरह बन गई है। बॉर्डर्स अब ज्यादा मायने नहीं रखते। ये कंट्री जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकती, सारी कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ गई है। और इसी के साथ साथ इसके अंदर लिबरलाइजेशन हुआ है। लिबरलाइजेशन होता है कि आपके ट्रेड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपकी बिजनेस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब हिंदुस्तान से बाहर सामान जा सकता है, हिंदुस्तान से बाहर कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती है और बाहर की कंपनीज हिंदुस्तान के अंदर स्टैब्लिश हो सकती है। बाहर का सामान हिंदुस्तान के अंदर आ सकता है, उसके ऊपर बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत कम टैरिफ्स और टैक्सेस है। इसलिए लिबरलाइजेशन हुआ है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। उसके बाद इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन हुआ है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ प्राइवेट फर्म्स जो है वो बिजनेस को ओन करती है। पहले क्या हुआ करता था, ग्लोबलाइजेशन से पहले सरकार के पास कंट्रोल होता था हाईवेज का, रेलवेज का, कम्युनिकेशन का। लेकिन प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, सरकार ने सारा का सारा जो ठेका था वो प्राइवेट फर्म्स को दे दिया। अब प्राइवेट फर्म्स जो है वो मैनेज करती हैं बिजनेसेस इन द कंट्री एज वेल एज इन द होल वर्ल्ड। यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत कम हुई है। उसके बाद इसके अंदर आता है डेमोक्रेटाइजेशन। डेमोक्रेटाइजेशन होता है कि लोकतांत्रिक हो जाना। डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है चीजों का जो है लिबरलाइजेशन हो गया है। तो डेमोक्रेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। मतलब डेमोक्रेसी से लिबरलिज्म फैला है, डेमोक्रेसी से नियोलिबरलिज्म आया, डेमोक्रेसी से ही ग्लोबलाइजेशन आया। तो ये चीज हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वेस्टर्नाइजेशन का क्या मतलब है? वेस्टर्नाइजेशन किसको कहते हैं? तो जब मैं वेस्टर्नाइजेशन की बात करता हूं, इसके अंदर आता है चेंजेस और अडॉप्शन ऑफ द कल्चर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटीज बाय द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, जिनको हम आला कंट्रीज भी बोलते हैं। इसके अंदर ये क्या कहना चाहता है, वेस्टर्नाइजेशन का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? मतलब कि जितनी भी प्रैक्टिसेस वेस्टर्न कल्चर के अंदर हो रही है, जितनी भी प्रैक्टिसेस यूरोप के अंदर हो रही है, यूरोप के कल्चर के अंदर हो रही है, वो सारी प्रैक्टिसेस, वो सारी चेंजेस एशिया के लोग, अफ्रीका के लोग और लैटिन अमेरिका के लोग अडॉप्ट कर रहे हैं।
मैं अगर सिंपली कहूं तो यूरोप को एशिया की कंट्रीज, अफ्रीका की कंट्रीज और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज कॉपी कर रही हैं। वेस्ट के लोग अगर बर्गर खाते हैं तो एशिया में भी बर्गर खाए जा रहे हैं, लैटिन अमेरिका में भी बर्गर खाए जा रहे हैं और अफ्रीका में भी बर्गर खाए जा रहे हैं। अगर यूरोप के लोग पैंट और कोट डालते हैं, सूट डालते हैं, तो एशिया के अंदर भी सूट डाला जा रहा है, अफ्रीका के अंदर भी और लैटिन अमेरिका के अंदर भी। अगर यूरोप के अंदर लिव इन में रहने की कोई प्रैक्टिस है, लिव इन जानते हो ना, कि बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहना, लड़के और लड़की का, तो यूरोप के अंदर अगर लिव इन आया, उसके बाद क्या हुआ, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अंदर भी लिव इन आ गया। लव मैरिज आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूरोप के अंदर होती हैं, मॉडर्नाइजेशन है, तो वो सब चीजें जो है अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश कॉपी करते हैं, उसी को हम वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। मतलब कि यूरोप के लोग जो भी करते हैं, यूरोप का जो भी कल्चर है, उसी कल्चर को अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में भी कॉपी किया जा रहा है, इसी को वेस्टर्नाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद हम एम.एन. श्रीनिवास की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं वेस्टर्नाइजेशन के बारे में। एम.एन. श्रीनिवास introduced the term westernization to explain the changes and influences taken in the Indian society and cultural domains and in the other Asian societies in lieu of Western contact through the British colonial empire. एम.एन. श्रीनिवास यहाँ पे कहते हैं कि जितनी भी चेंजेस हिंदुस्तान के समाज के अंदर, जितनी भी चेंजेस हिंदुस्तान के कल्चर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हो रही है या फिर दूसरी एशियन सोसाइटीज के अंदर हो रही है, एशिया जानते हो ना, तो एशिया की जितनी भी कंट्रीज के अंदर चेंजेस जो हो रही है, सोसाइटीज के अंदर चेंजेस हो रही है, कल्चर के अंदर चेंजेस हो रही है, या फिर हिंदुस्तान के कल्चर के अंदर चेंजेस हो रही है, सोसाइटी के अंदर चेंजेस हो रही है, वेस्ट की वजह से, यूरोप की वजह से। क्यों हो रही है वेस्ट और यूरोप की वजह से? क्योंकि यहाँ पे कॉलोनियलिज्म था। वेस्ट ने जो है, यूरोप ने जो है, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल किया, हिंदुस्तान के अंदर किया, एशिया की कंट्रीज के अंदर किया, तो उनकी वजह से जितनी भी चेंजेस हिंदुस्तान की सोसाइटी के अंदर हुई, जितनी भी चेंजेस एशिया की सोसाइटीज के अंदर हुई, उसको ही हम वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। दोबारा मैं सिंपली इसको एक्सप्लेन करता हूं। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि जितनी भी चेंजेस हिंदुस्तान की सोसाइटी के अंदर या फिर एशिया की सोसाइटी के अंदर, जितनी भी चेंजेस हिंदुस्तान के कल्चर के अंदर या फिर एशिया के कल्चर के अंदर हुई, ब्रिटिशर्स की वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो उसी को हम वेस्टर्नाइजेशन बोलते हैं। तो ये था वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट। पहले हम क्या करते थे ना, वेस्टर्नाइजेशन और यूरोपनाइजेशन को एक ही समझते थे, और ये सही भी था। क्या होता था कि वेस्टर्नाइजेशन का मतलब हो गया यूरोप की वजह से जितने भी अलग अलग समाज के अंदर जो है चेंजेस हो रही है, यूरोप के कल्चर को अलग अलग देश जो है वो कॉपी करते थे, इसलिए वेस्टर्नाइजेशन को यूरोपनाइजेशन कहा जाता था। लेकिन आजकल वेस्टर्नाइजेशन को अमेरिकनाइजेशन कहा जाता है, यूरोपियनाइजेशन नहीं कहा जाता। अमेरिकनाइजेशन क्यों कहा जाता है? आजकल अमेरिका को कॉपी किया जा रहा है। आजकल अलग अलग देश जो है ना, वो अमेरिका के कल्चर को कॉपी करते हैं, अमेरिका की सोसाइटी को कॉपी करते हैं, अमेरिका के उस मॉडर्नाइजेशन को कॉपी करते हैं। तो आजकल हम वेस्टर्नाइजेशन को अमेरिकनाइजेशन के साथ भी यूज करते हैं, या हम वेस्टर्नाइजेशन को अमेरिकनाइजेशन भी कहते हैं। पहले यूरोपियनाइजेशन होता था क्योंकि पहले यूरोप का इन्फ्लुएंस था, आजकल अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। तो ये सब है वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब हम वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं इकट्ठा करके, मतलब कि हम वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एक रिलेशनशिप देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रही है या फिर वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम इन दोनों का रिलेशनशिप देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन से किस तरह से वेस्टर्नाइजेशन को फायदा होता है और वेस्टर्नाइजेशन किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को फायदा पहुंचाती है। तो जब मैं वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो है वो कंप्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट्री है नेचर में, मतलब कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब कि वेस्टर्नाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बिना नहीं हो सकता और ग्लोबलाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन के बिना नहीं हो सकता। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इस चीज की यहाँ पे बात की जाएगी। तो वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम अलग अलग एस्पेक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक एस्पेक्ट। हम देखेंगे कि इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर किस तरह से वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इन्फ्लुएंस है, उस चीज की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जब मैं वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखता हूं, तो जब मैं वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखता हूं, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है ना ग्लोबली,
जितने भी ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, चाहे गैट हो, GATT हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, ये इतने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर, मतलब कि जितने भी इकोनॉमिक ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे वेस्ट की कंट्रीज के द्वारा डोमिनेट किए गए हैं। ये जितने भी ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं इसके अंदर सारे देश मेंबर्स हैं, मतलब दुनिया के सारे देश इसके अंदर मेंबर्स हैं, लेकिन इन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को वेस्ट के द्वारा डोमिनेट किया गया है, वेस्ट की कंट्रीज के द्वारा डोमिनेट किया गया है। वेस्ट की कंट्रीज के द्वारा डोमिनेट करने का यहाँ पे क्या मतलब है कि जितने भी रूल्स इन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के हैं वो वेस्ट की कंट्रीज डिसाइड करती हैं, जितने भी कोड्स ऑफ बिहेवियर इन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के हैं वो वेस्ट की कुछ गिनी चुनी कंट्रीज डिसाइड करती हैं, जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो भी वेस्ट की कंट्रीज डिसाइड करती हैं, और इंप्लीमेंट किस तरह से करना है मैकेनिज्म को ये भी वेस्ट की कंट्रीज जो है वो डिसाइड करती है। अगर मैं फिर से आपको सिंपली बताऊं, हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF, जैसे WTO, जैसे IBRD, हमारे पास ये सारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। इन सब इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के पूरे दुनिया के देश मेंबर्स भी हैं। कहा जाता है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस पूरी दुनिया के लिए जो है कारगर साबित होंगे, सभी के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो इन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वेस्ट की कंट्रीज का डोमिनेशन है, यूरोप की कंट्रीज का डोमिनेशन है, अमेरिका की कंट्रीज का डोमिनेशन है। वो किस तरह से है? क्योंकि ये देश अमीर देश हैं, और ये अमीर देश हैं तो ये फंडिंग करते हैं इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और जब ये फंडिंग करते हैं इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर और ये बड़ी बड़ी कंट्रीज भी हैं तो इनके पास वोटिंग पावर ज़्यादा है। जब इनके पास वोटिंग पावर ही ज़्यादा है तो ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि रूल्स क्या होंगे, कोड्स ऑफ बिहेवियर क्या होंगे, डिसीजन मेकिंग क्या होगी, इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म क्या होगा। तो जब पूरे के पूरे वेस्ट ने इसको डोमिनेट करके रखा है तो छोटी छोटी कंट्रियाँ, गरीब कंट्रीज जो है उनको किस तरह से लोन देना है ये सब भी वेस्ट डिसाइड करता है। ये सब भी हैंडफुल ऑफ कंट्रीज डिसाइड करती हैं, 2-4 कंट्रीज, 10-12 कंट्रीज डिसाइड करती हैं जिनके पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है। उसके बाद इसके अंदर आता है फ्यू वेस्टर्न कंट्रीज डिसाइड करती है विच कंट्री टू गिवन लोन और फॉरेन एड टू बी गिवन। हाँ, वेस्ट की कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि किस कंट्री को लोन देना है और किस कंडीशनलिटी के ऊपर देना है, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, ये वेस्ट की कंट्रीज डिसाइड करती हैं। और ऑटोमेटिकली वेस्ट की कंट्रीज को फायदा होता है जब वो लोन देती हैं किसी कंट्री को, वो कंट्री वापिस लोन दे नहीं पाती है या फिर कुछ ये कंडीशनलिटीज रख देते हैं लोन देते वक्त, और उससे जो है इन लोगों को और फायदा होता है। तो ये है वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक एस्पेक्ट। मतलब ग्लोबलाइजेशन से ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आए, ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आए, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कमांड, डोमिनेशन वेस्ट की थोड़ी सी कंट्रीज का था, क्योंकि वही कंट्रीज पूरे के पूरे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को जो है कंट्रोल करके रखती थी। उसके बाद सेकंड हम इसके अंदर देखते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट। पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर क्या आता है, हम देखेंगे कि वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, अलग अलग देशों के अंदर पॉलिटिकल आइडियाज शेयर हुए हैं। मतलब कि अलग अलग देशों के पॉलिटिकल आइडियाज को अलग अलग देश कॉपी कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, हिंदुस्तान के अंदर अब LGBTQ कम्युनिटी को राइट्स देने की बात चल रही है। वो क्यों चल रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर क्या किया जा रहा है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो LGBTQ कम्युनिटी है, उनको वहां पे राइट्स दिए जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड उभर के आ रहा है कि इन कम्युनिटीज को भी राइट्स मिलने चाहिए। तो उससे क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर भी इस चीज की बात चल रही है कि इनके भी राइट्स होने चाहिए। दूसरी मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज की बात चल रही थी कि दोनों लड़के एक दूसरे से शादी कर सकते हैं या दोनों लड़कियां एक दूसरे से शादी कर सकती हैं। ये कहां से आए आइडियाज? ये भी वेस्ट से आए, क्योंकि अमेरिका, यूरोप के कई सारे देशों ने इस चीज को इंप्लीमेंट भी कर दिया है। तो ये होता है कि आप पूरी दुनिया के पॉलिटिकल आइडियाज को कॉपी करते हो या शेयर करते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे कि वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉलिटिकल आइडियाज को शेयर किया जा रहा है पूरी कंट्रीज के द्वारा, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन का यहां पे रोल ये है कि वेस्ट के आइडियाज को पूरी दुनिया के अंदर कॉपी किया जा रहा है। सारे के सारे वेस्टर्न आइडियाज का प्रोलिफरेशन हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। मतलब कि डेमोक्रेसी कहां से आई? वेस्ट से आई। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहां से आया? वेस्ट से आया, कि हर किसी को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद फ्रीडम कहां से आई? वेस्ट से आई।
इक्वालिटी कहां से आई? वेस्ट से आई। जस्टिस कहां से आया? वेस्ट से आया। सेकुलरिज्म कहां से आया? वेस्ट से आया। प्लूरलिज्म कहां से आया? वेस्ट से आया। फंडामेंटल राइट्स कहां से आए? वेस्ट से आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल आइडियाज शेयर हुए हैं, लेकिन मैं जब वेस्टर्नाइजेशन की बात करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम ज्यादातर वेस्ट के आइडियाज पूरी दुनिया ने कॉपी किए हैं। हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया, कहां से आया? वेस्ट से आया, अमेरिका से आया, यूरोप से आया। हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म आया, कहां से आया? अमेरिका से आया, यूरोप से आया। हिंदुस्तान के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया, कहां से आया? वेस्ट से आया। हिंदुस्तान के अंदर प्लूरलिज्म का कंसेप्ट है कि बहुत सारी यहां पे एथनिसिटीज हो सकती हैं, रिलीजन हो सकते हैं, कहां से आया? वेस्ट से आया। हिंदुस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स है, हमने कहां से लिए? अमेरिका से लिए। हिंदुस्तान की इक्वालिटी है, कहां से आई? इंग्लैंड से आई। हिंदुस्तान के अंदर जस्टिस है, कहां से आया? वेस्ट से आया। हिंदुस्तान के अंदर फ्रीडम है, कहां से आया? वेस्ट से आया। तो ये जो वेस्ट के आइडियाज हैं, लिबरल आइडियाज, डेमोक्रेटिक आइडियाज, जस्टिस के ऊपर आइडियाज, अलग अलग थिंकर्स तुम पढ़ते हो, अरिस्टोटल पढ़ते हो, मैकियावेली पढ़ते हो, जेएस मिल पढ़ते हो, हेरोडोटस पढ़ते हो, प्लेटो पढ़ते हो, मैकियावेली पढ़ते हो, जॉन ऑस्टिन पढ़ते हो, ये सारे थिंकर्स कहां के थे? ये वेस्ट के थे। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के अंदर वेस्टर्नाइजेशन का ग्लोबलाइजेशन हुआ है पॉलिटिकल स्फीयर में। तो ये है पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसका। उसके बाद हम वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट डिस्कस करने का यहां पे मतलब ये है कि हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की वजह से सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट के अंदर क्या चेंजेस आई है, मतलब कि दुनिया के अलग अलग कल्चर्स के अंदर और सोशल सोसाइटी के अंदर क्या चेंजेस आई है। जब मैं सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट की बात करता हूं तो हमें यहां पे देखने को मिलता है कि आईसीटी की एडवांसमेंट की वजह से, मतलब कि टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आने की वजह से, सोशल मीडिया के अंदर एडवांसमेंट आने की वजह से, कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांसफर एडवांसमेंट आने की वजह से, उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के अंदर एडवांसमेंट आने की वजह से क्या हुआ है, एक दूसरे के कल्चर को ट्रांसफर करना बड़ा आसान हो गया है एक देश से दूसरे देश के अंदर। मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर जब आईसीटी आई, जब इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इमर्जेंस हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर उससे क्या हुआ कि एक देश का कल्चर जो है वो दूसरे देश में ट्रांसफर करना आसान हो गया है। एक देश का कल्चर दूसरे देश के कल्चर के अंदर मिक्सअप करना आसान हो गया है। या फिर ये जो टेक्नोलॉजी आई, ये जो सोशल मीडिया आई, उसकी वजह से क्या हुआ, एक देश के कल्चर को दूसरे देश के लोग कॉपी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फेसबुक पे कोई वीडियो देखते हैं, हम देखते हैं कि अमेरिका के किसी व्यक्ति ने एक ऐसी टी शर्ट पहनी है जो बड़ी यूनिक है, तो उससे हम क्या करते हैं, हम भी उस टी शर्ट को पहनने लग पड़ते हैं। उसके बाद पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो वेस्ट की कंट्रीज के अंदर या फिर दूसरे देशों में चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप जो है वो दूसरे देशों के अंदर चल रहा है। तो उससे क्या करते हैं हिंदुस्तान के लोग, बाकी देशों के लोग भी उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्रिसमस वो लोग मनाते हैं, तो क्रिसमस क्या वेस्ट के लोग ही मनाते हैं, वेस्ट का त्यौहार है क्रिसमस, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी मनाया जाता है। उसके बाद जो है दिवाली जो है वो वेस्ट के अंदर भी मनाई जाती है, अलग अलग देशों के अंदर मनाई जाती है, जो कि हिंदुस्तान का त्यौहार है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर का ट्रांसफर होना आसान हो गया है। लेकिन जब हम वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर का सबसे ज्यादा डोमिनेंस है। वेस्टर्न के कल्चर के डोमिनेंस के होने का मतलब ये है कि कल्चर ट्रांसफर तो हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, लेकिन सबसे ज्यादा कल्चर जो है वो वेस्ट का ट्रांसफर हो रहा है। चाहे वो फूड हैबिट्स हो, पूरी दुनिया के देश जो है वो वेस्ट को कॉपी करते हैं। आपने देखा होगा स्पून और फोक के साथ खाना खाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर भी आज। क्या हिंदुस्तान में शुरू से ही स्पून और फोक के साथ खाना खाया जाता था? बिल्कुल नहीं। एक वहां पे पत्ता होता था एक पेड़ का, उसके ऊपर खाना रखा जाता था और हाथ से खाया जाता था, बैठ के, नीचे बैठ के। आजकल क्या है, आजकल रेस्टोरेंट्स हैं, फोक एंड स्पून्स हैं, टेबल्स हैं, डाइनिंग टेबल्स हैं। तो ये कहाँ का कल्चर है? ये वेस्ट का कल्चर है। तो वेस्ट के कल्चर को पूरी दुनिया के अंदर कॉपी किया गया है या नहीं किया गया है? उसके बाद इसके अंदर आता है स्टाइल ऑफ लिविंग। आज हर कोई अमेरिका के लोगों की तरह दिखना चाहता है, आज हर कोई जीन्स पहनना चाहता है, आज हर कोई जो है वो स्कर्ट पहनना चाहता है, आज हर कोई जो है वो वेस्टर्न के कल्चर को कॉपी करना चाहता है। और हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम आज क्या है, वेस्ट का कल्चर वेस्ट का पहना जाता है। पैंट और ये शर्ट कहाँ से आया, ये वेस्ट का है। उसके बाद इसके अंदर आता है ड्रेसिंग हैबिट्स। जैसे मैंने आपको बताया स्टाइल ऑफ लिविंग के अंदर ही ड्रेसिंग हैबिट्स भी आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जीन्स और जो है शर्ट पहनी जाती है। तो इस तरह से ये जो अलग अलग चीजें हैं, स्टाइल ऑफ लिविंग है, ड्रेसिंग सेंस है, फूड हैबिट्स है, कल्चर है वेस्ट का, वो
उसका डोमिनेंस बढ़ गया है पूरी दुनिया के अंदर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से अलग अलग कल्चर्स जो है वो ट्रांसफर हो तो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट का कल्चर कॉपी किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा बेस्ट का कल्चर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर आता है वेस्टर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, रेवोल्यूशन इन आईसीटी टेक्नोलॉजी। मतलब कि वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी के अंदर रेवोल्यूशन आया, सोशल मीडिया के अंदर रेवोल्यूशन आया और जो कम्युनिकेशन के अंदर रेवोल्यूशन आया। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर, जब वेस्टर्नाइजेशन के अंदर जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी कहां से आती है? वेस्ट से आती है। तो जो वेस्ट की कंट्रीज हैं उनको चैंपियन माना जाता है, पायनियर माना जाता है एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी के स्फीयर में। मतलब फेसबुक बेस्ट की, इंस्टाग्राम बेस्ट का, उसके बाद ट्विटर बेस्ट का, इलोन मस्क का, जकरबर्ग का। तो ये क्या है? ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी किसका है? बेस्ट का है। तो बेस्ट को पायनियर, बेस्ट को चैंपियन माना जाता है टेक्नोलॉजी के स्फीयर में। ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का इमर्जेंस हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी किसके हाथ में है? वो है बेस्ट के हाथ में। तो यही चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का चैंपियन जो है वो बेस्ट को माना जाता है। और ये लोग क्या करते हैं? बेस्ट ने फिर अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट किया अलग अलग देशों के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर भी बेस्ट की टेक्नोलॉजी आई, हिंदुस्तान के अंदर भी बेस्ट के फोन्स आ रहे हैं, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, और भी कई सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स बेस्ट से हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। तो इस चीज से क्या हो रहा है? जब टेक्नोलॉजी बाहर की अलग अलग देशों के अंदर या हमारे देश के अंदर आ रही है, सबसे पहले तो ये टेक्नोलॉजिकल एलीट बन रहे हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजी के चैंपियन बन रहे हैं बेस्ट के लोग, बेस्ट के देश, और उसके बाद अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स और कई सारे पैसे हमसे कमा रहे हैं इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, आईफोन से, बहुत अलग अलग चीजों के साथ जो है हमसे कई सारे पैसे कमा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बीच टेक्नोलॉजी के स्फीयर में भी सबसे ज्यादा डोमिनेंस बेस्ट का है। उसके बाद फिफ्थ हम इसके अंदर बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, रोल ऑफ एमएनसीज एंड टीएनसीज। हम देखेंगे कि वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अंदर एमएनसीज और टीएनसीज का क्या रोल रहा है। सबसे पहले हम एमएनसीज और टीएनसीज को समझते हैं। एमएनसीज का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज और टीएनसीज का मतलब होता है ट्रांसनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेशंस। ये क्या करती हैं? ये एमएनसीज और टीएनसीज जो है वो अलग अलग देशों के अंदर ऑपरेट होती हैं। मतलब कि मान लो अमेरिका की एक एमएनसी है, वो क्या करेगी? अपनी अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग देशों के अंदर खोलेगी। या फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान की कोई कंपनी है, वो दूसरे देशों के अंदर ऑपरेट हो रही है जाके, उसी को हम एमएनसी और टीएनसी बोलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी, उससे क्या हुआ? अलग अलग देश, अमीर देश जो है वो इन्वेस्ट करने लगे अलग अलग देशों के अंदर, अपनी कंपनीज सेट करने लगे। उन्हीं कंपनीज को एमएनसीज और टीएनसीज कहा जाता है। लेकिन जब मैं एमएनसीज और टीएनसीज की बात करता हूं तो मेजॉरिटी ऑफ एमएनसीज एंड टीएनसीज आर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। यहां पे क्या आता है कि एमएनसीज और टीएनसीज जो मेजॉरिटी ऑफ एमएनसीज और टीएनसीज हैं, जो ज्यादातर एमएनसीज और टीएनसीज हैं वो कहां की हैं? वो है वेस्ट की कंट्रीज की, वो है यूरोप की, वो है अमेरिका की। तो ये यहां पे आता है। हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर एमएनसीज और टीएनसीज को बढ़ावा तो मिला है। एमएनसीज और टीएनसीज जो है वो ऑपरेट हो रही है अलग अलग देशों के अंदर, लेकिन बेस्ट की एमएनसीज और टीएनसीज सबसे ज्यादा ऑपरेट हो रही है। अगर आप डेटा निकालोगे तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा एमएनसीज और टीएनसीज को ओन किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है अमेरिका के द्वारा, यूरोप के द्वारा, बेस्ट के द्वारा। तो वो उस चीज की यहाँ पे बात हो रही है, जैसे कि अमेजॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, नेटफ्लिक्स हो गई, एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, टेस्ला हो गई, गूगल हो गई, मेटा हो गई। ये सारी की सारी बेस्ट के द्वारा ऑपरेट की जाती है, बेस्ट के द्वारा जो है ओन की जाती है। और ये कंपनीज जो है अलग अलग दुनिया के हर एक कोने में पहुंच गई है। आप मुझे बताइए, क्या हर कोई आजकल मेटा, फेसबुक नहीं चला रहा है? क्या हर कोई आजकल अमेजॉन नहीं चला रहा है? क्या हर कोई फ्लिपकार्ट का यूज नहीं कर रहा है? क्या हर कोई नेटफ्लिक्स नहीं देख रहा है? क्या हर कोई एप्पल के फोन से इस्तेमाल नहीं कर रहा है? क्या हर कोई माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है? क्या हर कोई गूगल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है? हर कोई कर रहा है, दुनिया का हर व्यक्ति कर रहा है। तो इस चीज की यहाँ पे बात की जाती है कि ये जो सारी पॉपुलर कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, एमएनसीज और टीएनसीज हैं, ये बेस्ट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं और कई सारे मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं हर साल अलग अलग देशों से, अलग अलग दुनिया के गरीब देशों से, अमीर देशों से, दुनिया के अलग अलग देशों से जो है मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स को ये एक्सट्रैक्ट करती हैं, कमाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है डिबेट्स एंड नैरेटिव्स। हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या डिबेट्स और नैरेटिव्स हैं, वेस्टर्नाइजेशन के साथ क्या डिबेट्स और नैरेटिव्स हैं। तो जब मैं वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के डिबेट और नैरेटिव्स की बात करता हूं
तो हमें देखने को मिलता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ थिंकर्स हैं, ऑथर्स हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, थियरिस्ट हैं, जिन्होंने मास्टर किया कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वो भी कहां से आते हैं? वेस्ट से आते हैं। मतलब कि मैं ये यहाँ पे क्या कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट दिया, जो बड़े बड़े थिंकर थे, ऑथर थे, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन का हमें पूरी दुनिया को एक कंसेप्ट दिया, वो भी वेस्ट के थे। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो भी वेस्ट ने दिया है, वो भी अमेरिका और यूरोप ने दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे डिबेट्स और नैरेटिव्स के अंदर क्या आता है कि जितने भी थिंकर्स रहे हैं, ऑथर्स रहे हैं, स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, थियरिस्ट रहे हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को जिन्होंने मास्टर किया, ग्लोबलाइजेशन को किस तरह से चलाना है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या क्या करना है, उसके अंदर इंप्लीकेशंस क्या होंगी, रूल्स क्या होंगे, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होगा, किस तरह से चलेगा, वो सारा का सारा किसने डेवलप किया? वो सारे थिंकर्स जो हैं वो वेस्ट के थे। हाँ, कुछ थिंकर्स थे जो कि अलग अलग देशों के वेस्ट के बिना भी थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ थिंकर्स, मेजॉरिटी ऑफ जो थियरिस्ट थे वो वेस्ट के थे, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन भी वेस्ट ने दिया है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि डोमेन ऑफ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो डोमिनेटेड बाय एस्पेक्ट है। मतलब कि जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का डोमेन है, जो थियरी ग्लोबलाइजेशन के बारे में दी गई है, वो भी वेस्ट के द्वारा डोमिनेट की गई है। तो इस चीज की यहाँ पे बात हो रही है। इस तरह से हमने यहाँ पे समझा कि वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का रिलेशनशिप क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री किस तरह से है। और हम देखते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन बड़े आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन को वेस्टर्नाइजेशन मदद करता है और वेस्टर्नाइजेशन को ग्लोबलाइजेशन मदद करता है। ग्लोबलाइजेशन हुई तो है, लेकिन उसी के साथ साथ वेस्टर्नाइजेशन भी हुई है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ती गई, वैसे वैसे वेस्टर्नाइजेशन भी बढ़ती गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है कि वो वेस्ट के द्वारा डिवाइस किया हुआ एक कंसेप्ट है, और वेस्ट इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, सबसे ज्यादा फायदा वेस्ट इसका ले रहा है। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया, सबसे ज्यादा फायदा जो है वो वेस्ट को हो रहा है। वेस्ट ही सबसे ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस डालता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर और ग्लोबलाइजेशन के डोमेन के अंदर। इस तरह से वेस्ट जो है वो काफी सारा प्रॉफिट अर्न कर रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और उसके बाद जो गरीब देश हैं शायद उनको फायदा नहीं हो रहा हो। तो इस तरह से हमने वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस किया है, उसके डिबेट्स और नैरेटिव्स को भी डिस्कस कर लिया है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन जो है वो दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके, और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में। तब तक आप सबको धन्यवाद।